नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर पीएम मोदी 2 लाख करोड़ से अधिक की दी सौगात। इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई जेपीसी की बैठक। दिल्ली में शीश महल पर सियासी संग्राम तेज। सीएम हाउस के बाहर आप नेताओं ने किया जमकर ड्रामा। पीएम आवास जाते समय पुलिस से हुई नोकझोंक। धरने पर बैठे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने लॉन्च की दूसरी गारंटी। फ्री में होगा 25 लाख तक का इलाज। शीश महल का वीडियो जारी कर बीजेपी ने आपसे पूछे 10 सवाल। बिहार में चुनाव से पहले मचा सियासी बवाल। पोस्टर लगाकर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा। तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश पर बोला हमला। संभल मंदिर मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक। 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की और जेपीसी बैठक की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के दौरे पर है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में करीब 2 लाख करोड़ की परियोजना की सौगात दी। वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जेपीसी की पहली बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी जेपीसी सदस्य मौजूद रहे। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। हालांकि इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सियासी दल इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर 2 धड़े में बंटे नजर आ रहे हैं। अमूमन सभी दल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने अपने सियासी रुख पर कायम है। आज पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात दी है और इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की मीटिंग हुई है। देखिए, ये तो समझना चाहिए इन पार्टी के नेताओं को जो कहते हैं कि पीएम मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो क्या उड़ीसा में चुनाव होना है? क्या आंध्र प्रदेश में अभी कोई चुनाव होना है? क्या इन राज्यों को चुनावी सौगात दिए जा रहे हैं? नहीं, वो विकास की योजनाओं के आधार पर देखते हैं कि किन राज्यों को किसकी आवश्यकता है और किस समय लोगों के फायदे के लिए काम किए जाने चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके स्टार कैंपेनर है पीएम मोदी, तो चुनाव प्रचार भी करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और पीएम मोदी ने चुनावी रैली की, लेकिन उसके बाद अभी बजट सेशन तक उनका एक एक दिन का प्रोग्राम फिक्स है कि कौन कौन से काम हमें किन राज्यों में करने हैं और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी हमारी कौन सी दी गई है। तो इसलिए चुनाव में, विकास में और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हर जगह उनका मैनेज्ड एक रूटीन है जिसका पालन वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को देखिए, राष्ट्रहित की बात तो छोड़ ही दें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है तो किसी भी पार्टी को क्यों नुकसान होना चाहिए, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं या फिर इसके लाने के पहले, बिल लाया गया था उससे पहले जितने अलग अलग रिपोर्ट सामने आए उसमें बताया गया कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो एक बार चुनाव होने से राजनीतिक पार्टियों को भी सकारात्मक काम करने से फायदा मिलेगा, वो भी इस काम में जुड़ जाएंगे। नहीं तो हर साल चुनावी अभियान ही चलते रहता है। फिर भी इन लोगों को लगता है नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ करने के लिए अगर एक साथ चुनाव हो गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, किसी राज्य में सरकार जो बनी है वो बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर ये राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर देश की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं हो सकता। लेकिन जेपीसी में हुआ क्या? वही पुराने राग, वही आधार कि नहीं, हम नहीं चाहते कि एक ही साथ चुनाव हो। अगर कांग्रेस ये बात कहती है, प्रियंका वाड्रा ये बात कहते हैं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश के संविधान को खतरा है, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1967 तक एक ही बार चुनाव होते थे। ये कांग्रेस के कुकर्मों का नतीजा है कि अलग अलग राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर करके समय को इधर से उधर कर दिया और बीच बीच में ये कॉन्स्पिरेसी चलती रही, सरकार बदलती रही। कभी बीच में जहां गैर कांग्रेसी सरकार हो वहां सरकार खत्म करने की तैयारी चलती थी इनकी। तो इसलिए
ये जेपीसी की मीटिंग में ये जितने भी हंगामा कर ले, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन भी पारित होकर रहेगा और इन लोगों की सारी कॉन्स्पिरेसी धरी की धरी रह जाएगी। जी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों का ड्रामा सीएम हाउस के बाहर देखने को मिला। उन्होंने दावा किया था कि वो मीडिया के साथ सीएम हाउस जाएंगे और सच उजागर करेंगे। आप नेताओं के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने सीएम हाउस पर नाकाबंदी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं को सीएम आवास जाने से रोका। इसके बाद ये पीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ आप नेताओं की जमकर बहस भी हुई। फिर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों धरने पर वहीं पे बैठ गए। ये इस तरीके की ड्रामेबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि ये पार्टी ही धरना पार्टी है। अरविंद केजरीवाल से ट्रेनिंग लेकर ये लोग राजनीति में आए हैं। सौरभ भारद्वाज भी पहले राजनीति में नहीं थे, ये अरविंद केजरीवाल के ही चेले बने हैं। पहले इंजीनियर हुआ करते थे। संजय सिंह की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। कई ऐसी बातें हैं कि कभी टिकट ब्लैक किया करते थे, यूनिवर्सिटी में ऐसे ही हंगामा किया करते थे। और ये लोग केजरीवाल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो केजरीवाल जिसे ट्रेंड करेगा वो धरने की राजनीति ही करेगा, क्योंकि इन लोगों ने वही स्टाइल दिखाया है अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चलकर। दिल्ली की राजनीति में आने के पहले भी ये धरने से ही पॉलिटिकल पार्टी बनाए, प्रदर्शन करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हंगामा करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके रख देंगे, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। लेकिन सारी स्थितियां जब उल्टी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में आ गया, तो ये सारे अपने पुराने वादे भूल गए और वही सारे कुकर्म करने लगे जो कांग्रेस ने पहले किया था। तो अब फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया है। आपको पता है कि सीएम आवास का दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर भी आप जा रहे हो, आप धरना दे रहे हो, पीएम आवास से तुलना कर रहे हो सीएम आवास का। आप कह रहे हो देखो पीएम कैसे रहते हैं, तो सीएम आवास पर इतने खर्च किए गए, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं थी, जो सीएम बनेगा उसी का रहेगा। लेकिन कम से कम एक जवाब तो दे दो कि अरविंद केजरीवाल ने जो सामान मंगवाए हैं, जिसकी लिस्ट सीएजी की रिपोर्ट में भी सामने आई, ऑडिट रिपोर्ट जब आई थी, उससे पहले पीडब्ल्यूडी ने भी बताया, आरटीआई में भी खुलासा हुआ, आरटीआई तुम्हारा ही हथियार हुआ करता था। इसके बावजूद एक भी कैमरे पर आकर ये मीडिया के सामने बताए कि नहीं 10 लाख रुपए का टॉयलेट सीट है वो जायज है, अरविंद केजरीवाल को वही चाहिए, क्योंकि उनको समस्या होती है सामान्य सीट पर बैठने में। उनको ये बताना चाहिए कि ये जो जिम बनाया हुआ है घर में, ये किचन में जो 28 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, ये सब अरविंद केजरीवाल के स्टैंडर्ड के अनुसार है। वो इसी तरह के लाइफ स्टाइल जीते रहे हैं और वो जो बातें की थी, वो बातें तो 2012, 13, 14 में वो सब तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा था। ये वो उस स्तर के लोग नहीं हैं, ये तो बचपन से ही अय्यासी करते रहे हैं। ये तो आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, जैसे पढ़ाई की बात करते हैं वैसे ही आराम की बात भी करते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये तुलना कर देंगे, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे किसी तरीके से, एन केन प्रकारेण फिर से चुनाव जीतने की कोशिश है, क्योंकि इनके पास सारे दांव पेच जो थे वो फेल हो चुके हैं। जी, इस खबर में बात कांग्रेस और बीजेपी की। चुनाव से पहले दिल्ली में केजरीवाल की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए जीवन रक्षा योजना लॉन्च की है। इसके तहत दिल्ली के सभी नागरिकों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि 25 लाख तक रुपए का फ्री इलाज होगा। तो दूसरी तरफ शीश महल पर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच बीजेपी ने सीएम हाउस का एक और वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने सत्ता में आते ही शीश महल बनवाया। वहीं सीएम आवास के बाहर आपके ड्रामे पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए राजनीतिक मर्यादा को तार-तार किया गया। चाहे जितने प्रयास कर ले, केजरीवाल जी विलासिता के शीश महल से बच नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती है केजरीवाल के लिए? केजरीवाल के लिए चुनौती सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच अभी संघर्ष चल रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रहा है। किस बात के लेकर? एक धूर्त और एक महाधूर्त। धूर्त ये कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के इशारे पर घूम घूम कर खटाखट स्कीम लॉन्च करते रहे हर जगह, लोकसभा चुनाव के दौरान भी। और महाधूर्त केजरीवाल जो कि पहले से ही फ्री बीज की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चली थी और सुनवाई में
ये दिल्ली सरकार को कहा गया कि भाई तुम्हारे पास मुफ्त की योजनाओं के लिए इतने पैसे हैं, लेकिन जुडिशियल सर्विस में काम करने वाले अधिकारी और जज जो कि पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये कौन सी सरकार चला रहे हो कि करोड़ों रुपया फंड दिए जा रहे हो। कैग रिपोर्ट में एक बात सामने आई, 50 लाख की योजना और 17 करोड़ रुपया खर्च प्रमोशन पर। हर योजना पर जितने पैसे खर्च किए जा सकते उससे ज्यादा पैसे उसके प्रमोशन पर यानी कि प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं। तो अभी ये दोनों के बीच टकराव है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को उसी के जो हथियार आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया था उसी हथियार का उपयोग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि देखो अरविंद केजरीवाल ये जिसने कहा था कि सिंप्लिसिटी उनका हथियार है, आम आदमी है, कॉमन मैन है, हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं चाहिए जो कि सामान्य लोगों को नहीं मिलती है। तो भाई दिल्ली के सामान्य लोगों को पानी बिजली ढंग की नहीं मिलती। दिल्ली के सामान्य लोग सड़क पर चलते हैं, बगल में गटर नाले होते हैं, और तुम अपने आवास में ये मखमली सारे सोफा लगाए करोड़ों के और करोड़ों के टाइल्स मार्बल्स लगाए हो, तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा पकड़ा है कि दिल्ली के लोग अगर बेवकूफ नहीं है तो इतना तो समझ ही जाएंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने निजी खर्च के लिए करोड़ों का उपयोग किया है, 45 करोड़ रुपए अपनी अय्याशी पर खर्च किया है, और वो हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो 2013 में, फिर 2015 में, 20 में ये वही बोलता रहा। 13 में मौका नहीं मिला, 49 दिन की सरकार। 15 में इसने फ्रीबीज की बात की। 20 में इसने कहा कि नहीं नहीं इस बार तो हम सब ठीक कर देंगे, यमुना से लेकर वाटर सप्लाई लाइन तक। लेकिन जो इतने समय तक इनको मौका दिया जाता रहा कि एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार मौका, अब कितनी बार मौका दिया जाएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। मौके की बात अब केजरीवाल नहीं कर सकता कि अब की बार फिर से मौका दो, इसलिए केजरीवाल को जो चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी चुनौती को बढ़ा रहे हैं कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले। जी, और अब बात बिहार में मचे सियासी घमासान की। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से गहमा गहमी बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चा की जा रही है। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। इसी बीच अब प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी दावा किया है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की विदाई तय है। बता दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। तबियत बिगड़ने के बाद उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाती है। अब समय आ गया है नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए, नई फसलें लगाई जाए ताकि आने वाले फसलों का भविष्य बेहतर हो सके। बिहार में सियासी घमासान क्यों मचा हुआ? देखिए, नई फसल, नए बीज, तो नए बीज तो ये तेजस्वी यादव है नहीं, वो तो उसी ब्रीड के हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए सियासत में है। और लालू प्रसाद यादव जो कि बड़े घोटालेबाज, जंगल राज के सरताज, तो उस ब्रीड के फसल बो के फिर से बिहार को बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसी बात पर राजद के नेता सोचें तो राजद के अंदर से ही तुम्हारी औकात है तो कोई ऐसा नेता पैदा करके दिखाओ जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, जो लालू परिवार से नहीं हो। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी पार्टी तुम्हारे परिवार की पार्टी है, तुम्हारे घर की पार्टी है, जिसमें तेजस्वी यादव नहीं, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव जैसा व्यक्ति मंत्री रहता है, विधायक बनता है, जिसको अक्ल नहीं है इस बात के लिए कि हमें मंच पर एक शब्द क्या बोलना है, वो क्या बिहार के भविष्य पर चर्चा करेगा। तो ये स्थिति बिहार की है, अब लोगों को समझना है। लेकिन इस बार सियासी ड्रामा क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव दिखाने की कोशिश राजद कर रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि वैसी बनाई है कि हम इधर उधर कहीं भी पलटते रहेंगे, जिस मुद्दे पर हमें फायदा मिले उसी मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे। 2014 में मुद्दा लाया, मोदी के साथ हम नहीं जाएंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव आया और 2014 के चुनाव में इन लोगों का सुपड़ा साफ हुआ तो लालू प्रसाद यादव से साठगांठ कर ली कि देखो हम दोनों का अस्तित्व बचाना है तो एक साथ आना पड़ेगा। फिर जब लगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर तो हम दब के खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के पास फिर
महागठबंधन के पास, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। तो अब इतनी बार पलटोगे तो उसके बाद विश्वसनीयता तो कमजोर होगी। इसी कंफ्यूजन का इस्तेमाल राजद करना चाहती है, तेजस्वी करना चाहते हैं। और इस बीच जो एंट्री हुई है, पॉलिटिकल एंट्री, एक नई पार्टी जनसुराज, पीके, जो प्रशांत किशोर हैं, वो राजनीति को थोड़ा गंभीरता से देखते हैं और नजदीकी से देखा है। कई राज्यों में चुनाव प्रचार करवाया, कई पार्टियों को चुनाव में जीत दिलवाई है, उसमें इनकी भूमिका रही है। पूरी भूमिका नहीं है लेकिन अच्छी खासी भूमिका रही है। तो उन्होंने देखा बिहार की राजनीति को कैसे हम अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। अब ये तो है कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर, ऐसा नहीं है कि सरकार बना लेंगे आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली में जैसे हुआ, लेकिन ये तो है कि एक फोर्स तैयार हो चुका है। जैसे पिछले उपचुनाव में इन लोगों का गेम खराब कर दिया, कौन? महागठबंधन के लोगों का। लालू प्रसाद यादव की स्थिति खराब हो गई। उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में ये लोग डरे हुए हैं कि नीतीश अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे, उधर रहेंगे, प्रशांत किशोर अगर राजनीति में इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो एंटी बीजेपी, एंटी जदयू वोट पूरी तरह से बिखर जाएगा। चाहे राजद में जाए या जनसुराज में जाए या ये पूरे महागठबंधन के बीच बिखरेगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो इसलिए ये सब कियोस्क पैदा किए जा रहे हैं कि कम से कम नीतीश का कंफ्यूजन क्रिएट करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच सके कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मत दो, ये फिर से पलट सकता है। तो ये पैदा जो किए जा रहे हैं उसको लोग समझ रहे हैं। अगले आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ही क्लियर कर देंगे कि अब वो अपने अंतिम समय में, राजनीति में उनका अंतिम समय है, अंतिम समय में ज्यादा भारी बेइज्जत होकर हम राजनीति से विदाई नहीं चाहते हैं, सम्मानजनक तरीका ढूंढ रहे हैं। जी, आखिरी खबर में बात संभल की। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। हाईकोर्ट से रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई फ्रेश केस के तौर पर की जाएगी। क्यों रोक लगा दी गई इस मामले में? देखिए, रोक तो लगाना ही है, क्योंकि इन लोगों को जो बैठे हुए हैं, जैसे जितने जज जो इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल, उन्होंने इंटरव्यू देकर कहा कि देखो भाई, अभी जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉलेजियम को उस पर फैसला लेना चाहिए। कौन? ये जो जज ने बोल दिया, ये कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, फिर संघ के कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए, उस पर इतनी परेशानी लोगों की है। वो वही ये फिर से बोल रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी की फोटो गणेश पूजा की थी, वो भी गलत है। ये पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा है कि जज बनने के क्रम में ये कॉलेजियम का जो सिस्टम है, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को जज को नियुक्त करेंगे और ये उसी विचारधारा के वकीलों को जज बनाएंगे जो कि कम से कम ये सोच सके कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एक पक्ष मुसलमान है तो हमें 90% कोशिश करनी चाहिए कि उसी पक्ष में फैसला हो। क्योंकि यहां अगर मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिए तो पूरी दुनिया में आपको उस इकोसिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर आप अलग थलग पड़ जाओगे। ये पूरा का पूरा ये ऐसा ही लॉबी बना हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही संभल मुद्दे पर किसी भी तरह की सुनवाई से रोक लगाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होगा, इसकी याचिका नहीं दायर की जाएगी, ये सारे रोक पहले से लगा के रखी हुई है। लेकिन ये सिस्टम टूट रहा है। अब जैसे कि जजों की बात हो रही है, जैसे कि एक जज मद्रास हाई कोर्ट में आई गौरी, और उनको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बात करती रही हैं, हिंदुत्व की बात करती रही हैं, इनको जज नहीं बनाना चाहिए। ये सारे स्थितियां अब धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि सरकार इनकी अनुशंसाओं में से भी अपने तरह से अनुशंसा देख रही है। कॉलेजियम का दबाव कम हो रहा है। अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि सत्ता बदलती तो है 5 साल में, सत्ता 5 साल के इंतजार करती है, लेकिन ये पूरा सिस्टम बदलने में 5 साल का समय नहीं चाहिए।
ये तो 70 साल से चलता हुआ सिस्टम है जिसको बदलने के लिए 20-25 साल का समय चाहिए और वो समय धीरे धीरे नजदीक आएगा तो इन लोगों का पूरा सिस्टम बदलेगा, तभी पता चलेगा कि कौन से फैसले किस आधार पर दिए जाने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।